भारत का हर एक सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गीय उद्यमी भारत को सफलता की ओर लाने में अग्रसर है और ये समूह भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला समूह है। ये जितने बड़े बड़े उद्योगों की हम चर्चा सुनते आए हैं, उसमें सिर्फ 1,25,00,000 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इस देश में छोटा छोटा काम करने वाला व्यक्ति करीब 5,70,00,000 लोग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। उन 1.25 करोड़ रोजगार देने वाले लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं सक्रिय है, लेकिन 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी हम मदद करें तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। देखिए, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इसके कारण ज्यादातर अधिक से अधिक छोटे उद्यमी इंटरप्रेन्योर्स तैयार होंगे, इसमें रोजगार का सृजन होगा, अधिक से अधिक लोग इसमें आ सकेंगे और रोजमर्रा की चीजों का उत्पादन होगा। उसके माध्यम से हम अपने देशभक्ति का, अपने राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए, ताकि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल इस समय कंपटीशन की स्थिति निर्माण हुई है मार्केट के अंदर, रोज लोग कहते हैं कि चाइना का माल ज्यादा आ रहा है, फला जगह आ रहा है, हमारा माल जाएगा। एक नए भारत की ओर हमारा देश तब ही बढ़ सकता है जब हम और हमारा हर एक नौजवान भारत में विनिर्माण और सेवा के क्षेत्रों में स्वरोजगार के अनगिनत अवसर देखे, समझे और छोटे और मध्यम उद्यम की खुद ही स्थापना करे। ये कार्यक्रम हमारे पढ़ाई कर रहे युवाओं, कुशल और अनुभवी कर्मचारियों को न सिर्फ उद्यम खोलने के अवसर से अवगत कराता है, पर स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन भी कराता है। सफल उद्यमी, व्यापार के नायक, प्रौद्योगिकी और उद्योगन के विशेषज्ञ सब इस प्रोग्राम पर आपको अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से प्रोत्साहित करेंगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए इस प्रोग्राम को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के सहयोग एवं प्रोत्साहन से इंडिया एसएमई फोरम द्वारा निर्मित और संचालित किया गया है। चलिए जानते हैं ऐसे ही एक व्यवसाय को, जो है मत्स्य पालन। भारत में मत्स्य पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि, विविध संसाधनों और क्षमता के साथ एक समृद्ध क्षेत्र है। भारत में जलीय कृषि के संसाधन और अवसर। भारत के कुल समुद्र तट की लंबाई है 8,129 किलोमीटर। भारत की विविध जलाशय, जिसमें जलीय कृषि का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में इन विविध जलाशय के अंतर्गत कृषि का कुल उत्पादन 4.25 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है, जो कि इसके कुल उपयोग इष्टतम की मात्रा से कई गुना कम है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि के माध्यम से मछली के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण देश है। मत्स्य पालन विशेष रूप से मछुआरों की आजीविका का स्रोत है। ये खाद्य आपूर्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने और अपोषण स्तर को ऊपर उठाने में मदद करता है। ये एक बहुत बड़ा निर्यात की क्षमता का क्षेत्र है और देश के लिए विदेशी मुद्रा आय का एक बड़ा जरिया है। इन वर्षों में मत्स्य पालन उद्योग में उभर रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से एक है झींगा की खेती, जो उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के लिए और एक बढ़ती मांग के कारण अन्य समुद्री प्रजातियों को वातावरण के अनुकूल करने के लिए एक्वाकल्चरिस्ट इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत में झींगा एक्वाकल्चर के लिए वर्तमान में उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं: चिरांद मछली पालने का जहाज कुल संख्या 400, फीड कंपनियां कुल संख्या 25, प्रसंस्करण 426, एक्वा प्रयोगशाला पीसीआर सुविधाएं कुल संख्या 105, फार्मास्यूटिकल्स कुल संख्या 200 से अधिक, पंजीकृत निर्यात 859। मानव उपभोग के लिए झींगे का उत्पादन समुद्री या ताजे पानी के वातावरण में मौजूद एक जलीय कृषि व्यवसाय है। भारत में अनुसंधान और शिक्षा के लिए शामिल मुख्य संस्थाएं:
नमस्कार, मैं सुषमा मोर्थानिया, डायरेक्टर जनरल इंडिया एसएमई फोरम, और आज हमारे उद्यमी भारत के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मनोज एम शर्मा, जो मयंक एक्वा के डायरेक्टर हैं, जो ब्लू रेवोल्यूशन की मुहिम को गुजरात में आगे बढ़ाए हुए हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे फिशरीज और एक्वाकल्चर व्यवसाय के बारे में। डॉक्टर शर्मा, आप हमें ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में कुछ बताएं। ब्लू रेवोल्यूशन जैसा बोलते हैं कि नीली क्रांति, ये एक पानी से के माध्यम में जहाँ जो पानी से अपन कुछ उत्पादन ले सकते हैं, जो कि एक्वाटिक वीड्स में, अलगी में, एक्वेरियम फिशेस के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए, या ताकि पूरे नदियों को जोड़ के जो डैम, रिजर्वायर या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो अपन काम करते हैं, वो उनको एक टर्म में ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति का दर्जा दिया गया है या उसे बताया गया है। गुजरात में मैं 1994 गया था, CIFE से मैंने मास्टर्स डिग्री एक्वाकल्चर मैनेजमेंट करी थी। और गुजरात में जब एक्वाकल्चर स्पेशली श्रिम्प फार्मिंग बहुत ही इन्फेंसी लेवल पे डेवलपमेंट था, कुछ बिल्ली मोरा या सूरत में कहीं पर भी इसका ज़्यादा जिक्र नहीं था। और वहाँ जाकर हमने जब देखा कि इतनी प्रोडक्टिव लैंड है और जो खार बोर्ड में या खारलैंड में है, सॉल्ट अफेक्टेड है और एकदम कोस्टल एरिया में वेस्टलैंड की तरह उसको गिना जाता था, वहाँ जाकर हमने 1994-95 में इस बिज़नेस के बारे में लोगों को जानकारी दी, लोगों को अट्रैक्ट किया। लेकिन कोई जानता नहीं था, इसकी कोई अवेयरनेस नहीं था, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आई लोगों को समझाने के लिए कि इसमें से भी आप पैसा कमा सकते हो, आप फूड सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी, आप इसका बहुत क्वालिटी फ़िश और प्रॉन आप पका सकते हो। फिर 1996 में हमने 4 पॉन्ड से जो शुरुआत करी थी और लोगों को जब दिखाया कि उनके घर आंगन में किस तरह से एकदम नॉन प्रोडक्टिव लैंड में जो सॉल्ट अफेक्टेड लैंड है, उसमें से आप कंपेयर टू एग्रीकल्चर, ये जिसके अंदर आप केले की खेती या गन्ने की खेती के सामने भी 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट आप कर सकते हैं और आपके घर के आंगन में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर देखते ही देखते पलक झपकते 4 पॉन्ड से 4000 पॉन्ड बन गए। और जो शुरुआत हमने 1996-97 से चंद कुछ 2000-3000 किलो से जो उत्पादन चालू किया था गुजरात में, इस सीज़न पिछले साल हमने करीब 35,000 टन झींगा, बहुत हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड झींगा पकाया गुजरात में, करीब 2000 करोड़ के आसपास का। फिशरीज और एक्वाकल्चर रिलेटेड बिजनेस, इसका क्या फ्यूचर है, डोमेस्टिक रिलेटेड भी और इंटरनेशनल रिलेटेड भी? जिस तरह से एक्वाकल्चर डेवलपमेंट पिछले 10 साल में इंडिया में हुआ है, आप अगर से इसके फैक्ट्स एंड फिगर आप देखेंगी तो हर सेक्टर में करीब 100 से 150 गुना इसका डेवलपमेंट पिछले 2-3 साल में हुआ है। लेकिन आप अगर से, जैसे मैंने बताया कि जैसे कि ब्रैकिश वाटर जो पोटेंशियल रिसोर्सेस है हमारे पास, जो इनलैंड फ्रेश वाटर के लिए है, अगर से इसको सरकार इसके ऊपर ध्यान देकर, इसके ऊपर तवज्जो देकर एक 10 से 25% डेवलपमेंट भी अगर से इसको प्राइवेटाइज किया जाता है, तो आप सोच नहीं सकती है कि इतना ज़्यादा ये बिज़नेस के अंदर ताकत है। खास करके रूरल एरिया में, इनलैंड एरिया में, कोस्टल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने का। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भाई खुद की स्किल डेवलप करो, स्किल को ढूंढो, उसे लाओ, इम्प्लीमेंट करो और स्किलफुल चीज़ बनाओ, मेक इन इंडिया सब बनाओ। तो आज मेक इन इंडिया यानी आज मैं आपको गर्व से बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया में जो गुजराती श्रिम्प, जो श्रिम्प जो प्रोड्यूस करते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, इट इज़ सिनोनिमस विद द क्वालिटी। लोग कहते हैं कि यार गुजरात में जो श्रिम्प है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि तो वो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से इको फ्रेंडली, वातावरण को ख़राब ना करते हुए पकाया गया है। एक्वाकल्चर के अंदर इतना इमेंस फ्यूचर है आने वाले समय में कि जो एक सबसे बड़ा प्रश्न इस राष्ट्र के सामने और पूरी दुनिया के सामने है कि भाई 2050 के बाद ये जो ग्लोबल वार्मिंग के जो इश्यूज आ रहे हैं, या अचानक कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी गर्मी बढ़ रही है, या ग्लोबल जो डैमेज हो रहा है, तो
किसके पास ऐसा क्या माध्यम है, जरिया है जो 2050 के बाद इस मैनकाइंड को कोई खाना खिला सकता है। तो मेरे हिसाब से एक्वाकल्चर के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कि तो मैं एक सिंपल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एक्वाकल्चर साइंस हमारे देश के अंदर इतने क्वालिटी एजुकेशन है, या हमारा साइंस इतना आगे है एक्वाकल्चर में कि जहाँ पर भी पानी है, ज़मीन है, इसमें कोई ना कोई चीज़ बहुत अच्छे से और हेल्दी रूप में पकाई जा सकती है। इससे बहुत रोज़गार बढ़ेगा और अपने देश के अंदर कुपोषण का दर भी बहुत कम होगा। तो एक्वाकल्चर एक इतना बढ़िया माध्यम है जहाँ पर हम वेजिटेबल्स भी पानी के माध्यम से पका सकते हैं, मच्छी जो सबसे स्वस्थ प्रोटीन है वो भी पानी के माध्यम से पकाकर कुपोषण दर को काफ़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। तो मेरे लिए आने वाला समय एक्वाकल्चर का बहुत ही सुनहरा समय, सुनहरा युग आएगा, क्योंकि हमारा देश ऐसे भी एग्रीकल्चर देश है। डॉक्टर WS लाकरा डायरेक्टर और वाइस चांसलर हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एंड एजुकेशन के। अगर मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर के बाद एक्वाकल्चर ये दूसरा व्यवसाय होगा हमारे देश के लिए, तो कहीं गलत नहीं होगा सर? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि एक्वाकल्चर जिस गति से बढ़ रहा है और इसमें इतना पोटेंशियल है, जैसे कि मनोज ने भी बताया पूरा, कि इसमें इतना प्रॉफिट है और ये सस्ता प्रोटीन देता है और जॉब्स देता है, इकोनॉमिक गेन लोगों को मिलेगा, तो सब फ़ायदे लोगों को हैं और इसकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। और बहुत सारी इनलैंड स्टेट्स में भी अभी लोगों ने इसको शुरू कर दिया है। जो आपके समुद्र की जो मछली हैं, आपको ताज्जुब होगा कि वो समुद्र की मछली को हमारे संस्थान जो हमारे इनलैंड स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, वहाँ में पाल रहा है। तो ये एक नया एक काम है जो हम लोगों ने शुरू किया है और इस सेक्टर काफ़ी आगे बढ़ रहा है। सर, अगर मैं आपको कहूं कि आप हमारे यूथ को कुछ संदेश दें, मोटिवेट करें इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए और कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस व्यवसाय से बढ़ाने के लिए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं चाहूँगा कि जो आज के हमारे जो नौजवान हैं वो एग्रीकल्चर में भी आएँ और ख़ासकर मछली पालन में भी आएँ। मछली पालन भी एक एग्रीकल्चर की तरह ही है, उसको हम मछली की खेती बोलते हैं। तो मछली की अगर खेती आप करेंगे तो उसमें जैसा मैंने कहा कि वो बहुत लाभकारी व्यवसाय है और उसमें आप खुद आपको तो फ़ायदा होगा ही, इसके अलावा आप बहुत सारे लोगों को जॉब्स दे सकते हैं। आप यू बिकम ए जॉब क्रिएटर एंड इससे जो है देश की प्रगति होगी, आपकी खुद की प्रगति होगी। फिशरीज और एक्वाकल्चर में बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं। जैसे आजकल अगर आप देखें तो हम नए किस्म के फीड आ गए हैं फिश के लिए। जी। पहले जो लोग फिश फार्मिंग करते थे वो साधारण तरीके से करते थे, अब हम मछली को उसमें सप्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं। अब नए टेक्नोलॉजी आ गई हैं कि जो मछली में जो बीमारियां हैं उनको कैसे हम पहचानें, उसके डायग्नोस्टिक्स के टूल बन गए हैं। और नई मछलियाँ आ गई, नई वैरायटीज़ आ गई हैं। अगर आप पहले 3 ही मछलियाँ हम पालते थे, अब और बहुत सारी मछलियाँ अवेलेबल हैं जिसको आप पाल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़न है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है बहुत सारे सेक्टर्स में। अगर मुझे कोई बिजनेस शुरू करना हो या मुझे इसमें एक कदम बढ़ाना हो, तो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मैं कैसे इसमें कोई फिशरी रिलेटेड या एक्वाकल्चर रिलेटेड कोई व्यवसाय शुरू कर सकूं? आप सबसे पहले तो आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिसेज हैं, आप उनके डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर के वहाँ ऑफिस में जाएं, वहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि मछली पालन के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह का पानी चाहिए, किस साइज का तालाब होना चाहिए, कौन कौन सी मछली हैं जो आप उसको पाल सकते हैं, 1 हेक्टेयर में 1 एकड़ में आपको कितना उसमें लाभ होगा, ये सब जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको उसमें कोई ट्रेनिंग लेना है तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थान हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं हर डिस्ट्रिक्ट में और कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, फिशरीज कॉलेजेस हैं। तो आप ये सब अगर आप किसी एक फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो वो आप ट्रेनिंग कैलेंडर्स अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं, तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। ऐसी कोई स्कीम्स या प्रोग्राम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार ऑफर करती हैं इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए या बढ़ाने के लिए? इसमें 2 तरह के हमारे यहाँ से स्कीम्स हैं। एक तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं
जो RKVY के अंडर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम चलाती है। एक हमारा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है हैदराबाद में, उसकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो सब्सिडीज़ देते हैं फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, एक वो स्कीम है। इन दोनों का लाभ लोग ले सकते हैं। तो हमारे मेहमानों से हमने बातचीत करी और हमने देखा कि फिशरीज़ और एक्वाकल्चर ये व्यवसाय एग्रीकल्चर के बाद बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी दिशा ले रहा है और रोज़गार पैदा करने में बढ़ावा दे रहा है और कुपोषण को किस तरीके से दूर कर रहा है।